देश की तरह झारखंड में भी लोकतंत्र के महापर्व का अंतिम चरण अब बस आपके बिल्कुल निकट है। संथाल परगना क्षेत्र में 3 लोकसभा का चुनाव होना है, आपको चयन करना है। लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में आज हम बात करेंगे गोड्डा लोकसभा का। गोड्डा लोकसभा की सामाजिक संरचना और परिवेश ऐसा है कि संथाल परगना में होते हुए भी संथाल आदिवासियों का नहीं बल्कि सवर्ण जातियों का वहां पर दबदबा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राय, स्वागत है आपका इस खास शो दावेदार में। अब गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आखिर क्या कुछ है, क्या गणित बैठ रहा है, कौन किसके ऊपर भारी और कौन किसके पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कभी संथाल परगना जिले का एक हिस्सा हुआ करता था गोड्डा। 1983 में अलग जिला बनकर अस्तित्व में आया। इसका इतिहास इतना संक्षिप्त भी नहीं है। पाषाण कालीन इतिहास से जुड़ा है गोड्डा का नाम। बाबा बैद्यनाथ की धरती है गोड्डा। ऐतिहासिक रूप से विकसित, पर्यटन स्थलों से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में समेटे हुए है गोड्डा। योगिनी शक्ति पीठ का मंदिर है यहाँ। कहा जाता है यहाँ देवी सती की जांघ गिरी थी। कितना पावन स्थल है ये। बसंतराय का 50 एकड़ में बना अद्भुत टैंक, कहा जाता है आज तक कोई पार नहीं कर सका है इसे। यह एक चमत्कार है। तो सुंदर नदी पर बना सुंदर बांध भी अपनी सुंदरता बखान करता है। अडानी पावर का 1600 मेगावाट का थर्मल पावर गोड्डा को ही नहीं आसपास को भी रोशन कर रहा है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र की बात हो और बाबा बैद्यनाथ की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में आने वाले देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ विराजमान है। बाबा बैद्यनाथ यहीं विराजमान होकर सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। अब आते हैं राजनीति की ओर। गोड्डा का इतिहास बताता है कि ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा है। तो यहाँ की जनता के लिए राजनीति करने वालों ने भी गोड्डा का मान बढ़ाए रखा है। इसकी जीती जागती मिसाल है सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के कारण झारखंड ही नहीं पूरे देश में गोड्डा की चर्चा है। गोड्डा से संसद पहुंचने की यात्रा प्रभुदयाल हिम्मत सिंह से शुरू हुई थी, जो आज डॉक्टर निशिकांत दुबे तक पहुंची है। गोड्डा ने सभी पार्टियों को अपनी तकदीर और तस्वीर संभालने का मौका दिया है। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर निशिकांत दुबे पर भरोसा किया है। वहीं कांग्रेस ने पुराने खिलाड़ी प्रदीप यादव को खड़ा किया है। दावेदार दोनों हैं। ऐसे में संथाल के इस रण में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। गोड्डा लोकसभा में अगर कहा जाए कि राजनीति बहुत संवर कर उभरती है झारखंड में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे संथाल परगना क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो झारखंड की राजनीतिक तस्वीर को सजाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। और गोड्डा से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है। जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे क्या एक बार फिर गोड्डा से चुने जाएंगे, या उनको बहुत शानदार चुनौती दे रहे पूर्व सांसद, राज्य सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव क्या इस बार बाजी मार ले जाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और गोड्डा संसदीय क्षेत्र पर खास विश्लेषण के लिए हमारे साथ समाचार प्लस के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और गोड्डा के ही रहने वाले संथाल आदिवासी भी, और हम तो उन्हें वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं, सुरेंद्र सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र सोरेन जी। धन्यवाद। गोड्डा आपका घर। एक बार फिर से चुनावी बिसात पर मोहरे सजा दिए गए हैं और जनता वोट कास्ट करेगी। जरूर करना चाहिए, चूंकि मतदान उनका विशेष अधिकार है। लेकिन क्या लगता है, डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपने 2 कार्यकाल में
गोड्डा संसदीय क्षेत्र को बहुत कुछ दिया, एयरपोर्ट दिया, एम्स दिया और साथ में जीवन शैली में बदलाव के लिए बहुत कुछ दिया, उसमें रेलगाड़ी भी दिया। बावजूद इसके गोड्डा में अभी भी बहुत मूलभूत सुविधाएं के लिए लोग तरस रहे हैं और प्रदीप यादव चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर गोड्डा के सामाजिक हालात की बात की जाए, वहां के लोगों की बात की जाए, तो क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे बहुत मुखरता के साथ इन नेतृत्वकर्ताओं की चाह रखने वाले को चुनौती दे रहे हैं? मुझे लगता है कि गोड्डा में जितनी डाइवर्सिटी है उस लोकसभा क्षेत्र में, उतनी डाइवर्सिटी किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार सारे झारखंड के बाकी शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों को भी मैंने भ्रमण किया है और वहाँ भी मैंने रिपोर्टिंग की है। डाइवर्सिटी इसलिए कि गोड्डा में आपको ब्राह्मण भी मिल जाएंगे, राजपूत भी मिल ब्राह्मणों जाएंगे, की आबादी लगभग 4.5 लाख के आसपास है। भूमिहार की आबादी है वहाँ, और इन सब सारे कास्ट वाइज कुर्मी की आबादी है वहाँ, मुस्लिमों की आबादी है। मुस्लिम वहाँ 19% है और 2 बार आज़ादी से लेकर के अब तक 2 बार मुस्लिम सांसदों ने वहाँ का प्रतिनिधित्व भी किया है। तकरीबन 22% वहाँ आदिवासी संथाल आदिवासियों की आबादी है, 9% के करीब वहाँ अनुसूचित जाति की आबादी है। तो इतनी डाइवर्सिटी उस लोकसभा क्षेत्र में है। और इसके साथ साथ 2 बड़े शहर भी हैं, गोड्डा को भी मैं शहर ही मान लूँ और देवघर को भी शहर ही मान लूँ, तो दो शहर भी हैं। और जैसा कि शहरी वोटर्स का मिजाज अलग होता है, ग्रामीण वोटर्स का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। शहरी वोटर्स वो देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करने लगते हैं, जबकि गांव के वोटर्स वो अपने गांव की बात करने लगते हैं कि उनके गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आवास की योजना कब मिले, कब सरकार उन्हें देगी, प्रधानमंत्री आवास की योजना कब मिलेगी। तो इस तरह से वो सरकारी योजनाओं पर जिंदा रहने वाले एक वोटर्स, एक मतदाताओं का एक बड़ा हुजूम है। और दूसरी तरफ शहर में शहरी करण की दौड़ में रोजगार की बात करते हैं या फिर मतलब तमाम तरह की सुविधाएं जैसे एयरपोर्ट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। रेलवे की सुविधा पहले ही गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में है, वो भी देवघर जिला में। लेकिन अब पिछले 3 साल में जब वहाँ गोड्डा जिला भी जब रेल की कनेक्टिविटी मार्ग से जुड़ गया, और जब मैं पिछले दिनों घर गया था तो मुझे पता चला कि गोड्डा स्टेशन से आपको दिल्ली तक ट्रेन जा रही है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हमारा शहर गोड्डा भी अब लगभग दर्जन भर ट्रेनें खुल रही हैं वहाँ। बिल्कुल, वहाँ से दर्जन से ज़्यादा, बिल्कुल। और सिर्फ वो लोकल पैसेंजर ट्रेन नहीं है बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन है जो दिल्ली तक पहुँचा दे रही है आपको। बहरहाल ट्रेन आई और ट्रेन के साथ साथ वहाँ पावर प्लांट भी आया। अब दोनों एक दूसरे के पूरक रहे या दोनों एक दूसरे को साथ लेकर आए, ये अलग दोनों बात है। एक दूसरे की जरूरत भी आज है। बिल्कुल, तो इसलिए वो एक अलग राजनीति हो सकती है, उस पर बात करना फिलहाल मुझे लगता है कि इस चुनाव में मतदाताओं सुरेंद्र सोरेन जी, अडानी पावर प्लांट की आपने चर्चा की, 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और सारा का सारा बांग्लादेश जा रहा है। आज भी ये सवालों के घेरे में है कि 25% बिजली झारखंड को मिलना था, वो 25% अडानी पावर प्लांट की तरफ से मिल पा रहा है या नहीं। लेकिन अगर अडानी का जो पावर प्लांट का एरिया है, मैंने भी कई बार वहाँ जाकर देखा है, वहाँ एक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर जब उसको डिक्लेयर किया गया तो बहुत तेजी से विकास हुआ उन क्षेत्र का। और गोड्डा, आपने जो शहर कहा, लेकिन गोड्डा आज से 6 साल पहले का जो शहर था, आज उसमें काफ़ी उसके जीवन शैली में बदलाव आया। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक बार फिर डॉक्टर निशिकांत दुबे भाजपा के प्रत्याशी अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी प्रदीप यादव के सामने ही। अलग बात है कि उनकी पार्टी का सिंबल बदल गया। हाँ, पिछली बार वो झारखंड विकास मोर्चा से उम्मीदवार थे और 37% के करीब उन्होंने वोट लाया था। और डॉक्टर निशिकांत दुबे जो इस बार चौका लगाने की तैयारी में है और उन्होंने 53% से ज़्यादा 54% लगभग मान लीजिए उन्होंने मत लाया था। तो मतों का अंतर थोड़ा ज़्यादा था, और जब मतों का अंतर ज़्यादा हो तो आपको एक दूसरे को पराजित करने में भी मुश्किलें आती है। बहरहाल इस बार का समीकरण अलग है, क्योंकि पिछली बार झारखंड विकास मोर्चा के बैनर पर लड़े थे, दूसरी तरफ महागठबंधन या
दूसरे दल के नेता भी उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन इस बार संपूर्ण महागठबंधन जो है वो प्रदीप यादव के साथ है। अब दोनों की बड़ा दिलचस्प है, ना सिर्फ ये चुनावी मुकाबला है बल्कि चुनाव से अलग भी दोनों के बीच मुकाबले होते रहते हैं। प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे दोनों बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। एक दूसरे पर जो जवाबी हमले हैं वो खूब देखने को मिलता है। बिल्कुल। और अगर कहा जाए कि वर्तमान संचार तंत्र की दुनिया में तो डॉक्टर निशिकांत दुबे थोड़ा आगे है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करके वो झारखंड की सियासत में हड़कंप मचाए रखते हैं, शायद इस मायने में प्रदीप यादव थोड़ा पीछे है। लेकिन बहरहाल चुनाव में दोनों एक दूसरे पर हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदीप यादव भी गोड्डा का नेतृत्व कर चुके हैं लोकसभा के लिए। 2002 में वो सांसद जी, थे। तो प्रदीप यादव के भारतीय व्यक्तित्व जनता में पार्टी के ही सांसद थे। सबसे पहले प्रदीप यादव के व्यक्तित्व में आखिर क्या खासियत है, जनता उन्हें क्यों चुने और क्यों ना चुने? झारखंड विधानसभा में विधानसभा के सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में प्रदीप यादव जितने मुखर रहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम विधायक विनोद होते हैं। सिंह, प्रदीप यादव, सरयू राय, ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो विनोद सिंह का झारखंड नाम की जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो झारखंड विधानसभा में मुखर रहने वाले, सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले और तर्कपूर्ण तरीके से पूरे दस्तावेजों के साथ, पूरे प्रमाण के साथ वो विधानसभा में अपनी बातों को रखते हैं। दूसरी तरफ झारखंड के सबसे प्रखर सांसद के रूप में अगर हम देखें तो वो निशिकांत दुबे हैं। तो यहाँ बात बराबरी की है। ये अलग बात है कि एक दिल्ली में दहाड़ता है तो दूसरा रांची राजधानी विधानसभा में दहाड़ता है। तो दोनों बड़े ही प्रखर नेता हैं और बड़ी अच्छी टक्कर वहां देखने को मिलेगी। ये अलग बात है कि प्रदीप यादव को जब टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही बड़ा थी, नाटकीय अंदाज में प्रदीप यादव जी को टिकट मिला। इससे पहले तो दीपिका पांडे, महागामा की दीपिका पांडे विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें टिकट दे दिया गया। फिर उनसे वापस उनके नाम को कैंसिल करके फिर प्रदीप यादव को दिया गया। और निशिकांत दुबे ने यह दावा किया था कि अगर प्रदीप यादव यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो वो अपने घरों में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौज मस्ती करेंगे, यानी प्रचार पर नहीं निकलेंगे। यानी उन्हें रास्ता आसान सा लग रहा था। बट अब अभी के चुनाव के कुछ घंटों पहले तक जिस तरीके हाँ, से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, डॉक्टर निशिकांत दुबे के भी माथे पर बल पड़ने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप एक बार अगर सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं या किसी भी पद पर होते हैं, तो आपसे लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। और जनता की अपेक्षाएं ऐसी होती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी ना कर पाए तो उतने 500 से ज़्यादा सीटों में से एक सांसद वो कैसे पूरे करे। हालांकि विकास के रूप में मैं निशिकांत दुबे को सांसद के रूप में एक कामयाब सांसद मानता हूं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कई ऐसी शुरुआत की है जो मुझे लगता है कि शायद सदियों लग जाते, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से मैं सुनता आया कि गुड्डा में रेल आएगा, लेकिन रेल आ गया। अब रेल किस वजह से आई, कितनी जल्दी आई, ये अलग मसला है, इस पर इस बहस में ना पड़े। लेकिन रेल तो आई, लोगों ने पटरियां देखी और इंजन की आवाज़ भी सुनी और रेलगाड़ी की सीटी भी सुनी। तो विकास के मामले में निशिकांत दुबे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी सांसदों से आगे रहे। नहीं, बिल्कुल। आप यहाँ पर डॉक्टर निशिकांत दुबे को उनके जो तीनों कालखंड हैं, कार्यकाल हैं, उसको में आप देखते हुए जरूर उनको मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ में भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बूथ मैनेजमेंट एक बहुत अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के BL संतोष, जो राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पर बूथ का मैनेजमेंट अगर हो तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है। आप क्या मानते हैं, क्या बूथ मैनेजमेंट में अभी आपको इंडी गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है या भारतीय जनता पार्टी NDA का खेमा? बेशक इस मामले में मैं NDA को थोड़ा ज़्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ संसाधन है बल्कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी है उनके साथ। और तीन टर्म रहने के बाद निशिकांत दुबे ने अपनी पकड़ मजबूत की है। संगठनात्मक तौर पर मैं कह रहा हूँ, जनता के बीच लोकप्रियता के मामले में हो सकता है कि थोड़ी हरास आया हो, क्योंकि अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा होती है। लेकिन संगठनात्मक तौर पर बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में, ना सिर्फ गोड्डा की बात कर रहा हूँ, हर लोकसभा क्षेत्र में संगठनात्मक रूप से और बूथ में मैनेजमेंट में
इंडी गठबंधन के नेताओं से आगे ही रहे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ मैनेजमेंट की नहीं हो रही है, बात यहाँ मैनेजमेंट के साथ साथ मतदाताओं की का भी मसला यहाँ बीच में आता है। तो अब मतदाता अपने मूड के हिसाब से वोट करेंगे, लेकिन अगर वहाँ हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि देवघर विधानसभा वो बीजेपी के वहाँ कब्जा है। दूसरी तरफ गोड्डा विधानसभा अमित मंडल बीजेपी के वहाँ से जीते हुए विधायक हैं। तो शहरी क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ भी है। देवघर, जरमुंडी या गोड्डा की हम बात कर लें और कुछ इलाकों की बात कर ले, तो मुझे लगता है कि एक शहर का प्रभाव ज़्यादा मिलता है सांसद जी को। लेकिन जो ग्रामीण वोटर्स हैं, जिनके साथ जातिगत समीकरण और एक भावनात्मक लगाव जो होता है, क्योंकि प्रदीप यादव, ये अलग बात है कि राजनीति में भले निशिकांत दुबे से पिछड़ जाएं मतलब वोट की संख्या में, लेकिन राजनीति में प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से 19 नहीं है, और खासकर राज्य की राजनीति में उनका कोई तोड़ नहीं है। नहीं कहा जा सकता है, दोनों दिग्गजों के बीच में मुकाबला है। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र सोरेन जी, ये जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से थोड़ा पहले बांग्लादेश से जो एक निगोशिएशन चल रहा था पावर प्रोजेक्ट को लेकर के, अडानी पावर प्लांट आया। अडानी पावर प्लांट के आने से गोड्डा और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव आप क्या देखते हैं? रोज़गार के मसले में बहुत बदलाव नहीं आया इसमें। मुझे चूँकि मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और रोज़गार के मामले में बहुत बदलाव इसलिए नहीं आया कि महज 600 लोग उस पावर प्लांट में काम करते हैं, जिसमें से 300 लोग जो हैं वो टेक्निकल स्टाफ हैं। हाँ, एक मसला स्किल्ड और नॉन स्किल्ड की भी बात है। तो टेक्निकल स्टाफ है, तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको स्थानीय रखने हैं या वहाँ के विस्थापितों को नौकरी देनी है। जिस तरह से ECL जो वहाँ गुड्डा से सटा हुआ है, हालांकि लोकसभा क्षेत्र वो राजमहल पड़ जाता है, ECL का जो एरिया है, तो जब वहाँ से लोग विस्थापित हुए तो ECL में बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी मिली, ऑपरेटर में मिली, क्रेन में, ड्राइवर में, सर्वेयर में, इस तरह की बहुत सारी नौकरियाँ वहाँ जनरेट हुई। लेकिन नौकरी यहाँ जनरेट नहीं हो पाई, इसलिए शायद विपक्ष के लोग इस पर भी ताना मारते हैं कि ज़मीन गई गुड्डा की, आबो हवा ख़राब हुई गुड्डा की, और बिजली जा रही है बांग्लादेश को। वो बांग्लादेश जिसके घुसपैठिए को लेकर के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हर रोज हर सभा में बोल रहे हैं। गोड्डा के वर्तमान सांसद भी लोकसभा में ये मसला उठाते रहे हैं, लेकिन बहुत साफ तौर पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है बांग्लादेश घुसपैठ। जबकि कहा भी जाता है, अब लोग मानने लगे हैं कि संथाल परगना की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है बांग्लादेश घुसपैठियों के कारण। बिल्कुल। राजमहल लोकसभा क्षेत्र या राजमहल का इलाका मैक्सिमम इफेक्टेड एरिया में आता है, लेकिन गोड्डा लोकसभा के या गोड्डा जिला के दहलीज तक बांग्लादेशी घुसपैठ पहुंच गए हैं। और रोज़गार के लिए तो वो लगातार आ ही रहे हैं, गोड्डा हो या दुमका हो या साहिबगंज पाकुड़ हो, इस जगह तो वो आ ही रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप से वो वहाँ निवास करने लगे हैं, जिसकी वजह से जिस डेमोग्राफी के बिगड़ने की बात की जा रही है, वहाँ के जो ट्राइबल कल्चर है या उनकी सामाजिक संरचना है, उसके बिगड़ने की बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी के नेता के रूप में, एक सांसद के रूप में निशिकांत दुबे लगातार ये मसला सांसद में उठाते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो, इस समाधान की दिशा में अभी तक एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं गया है। राज्य सरकार कहती है ये केंद्र का मसला है, क्योंकि दो देशों के अंतर्देशीय मामला है, और बॉर्डर जो है वो वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के या बीजेपी के नेता कहते हैं कि राज्य सरकार, पिछले दिनों एक नेता आए थे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उन्होंने ये बयान दिया था कि राज्य सरकार के लोगों को चाहिए, मतलब पुलिस बल को चाहिए या वहाँ की जनता को ये अब कदम उठाना पड़ेगा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ को देखते ही उनका पैर तोड़ दे। इस तरह के कड़े बयान दिए थे। ये सब राजनीतिक जुमला है। जनता के बीच में दो चार डायलॉग बोलकर नेता अपना ढिंडोरा पीट करके चले जाते हैं, लेकिन जनता और जनता से लगाव और जुड़ाव जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनका ही होता है। यहाँ एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा सुरेंद्र सोरेन जी, आप बखूबी खुद भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, चूँकि आप ट्राइब टीवी के रीजनल एडिटर हैं, आपने भी बहुत बारीक तरीके से देखा है कि हाल के दिनों में झारखंड में अब 2 चुनाव,
एक तो लोकसभा का चुनाव जो अपने अंतिम चरण में है, साथ में निकाय का चुनाव भी अब होने को है और इसके बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। इस बीच में जांच एजेंसियों की जद में कई नामचीन लोग आए। संथाल परगना से ही अपना राजनीतिक आधार की शुरुआत करने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जांच एजेंसियों के कारण आज आरोपों से घिरे हैं और जेल में हैं। उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे वर्तमान में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भी सहयोगी रहे आलमगीर आलम भी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और संथाल परगना के एक दिग्गज कद्दावर नेता के तौर पर, कांग्रेसी नेता के तौर पर आलमगीर आलम की पकड़ है, बहुत पहचान है। क्या लगता है कि इसका भी जो चुनावी समीकरण है उस पर कोई असर पड़ेगा? बड़ा असर पड़ता हुआ पड़ रहा है, इसलिए चूंकि गोड्डा के वर्तमान सांसद जांच एजेंसियों की तारीफ करते लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष यानी इंडी गठबंधन पर हमलावर रहते हैं। इसे लेकर के निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों बयान दिया था, 2 मंत्री का नाम उन्होंने लिया था कि अब उन्हें भी सम्मन किया गया है। हालांकि सम्मन की खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। तो निशिकांत दुबे इस मामले में जहां फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं जांच एजेंसियों के मामले में, और कभी-कभी वो जल्दबाजी भी कर जाते हैं। अपनी बात से उन्हें पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसकी शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से भी की थी कि जिन 2 मंत्रियों का नाम उन्होंने लिया था उनमें एक मंत्री तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से ही आते हैं और एक मंत्री संथाल परगना से ही आते हैं। तो उन दोनों का नाम उन्होंने लिया था। तो जहां दूसरी तरफ अब बात यहां रह जाती है कि जनता के बीच आप किन बातों को स्थापित करने में लग जाते हैं। बीजेपी या एनडीए के नेता भ्रष्टाचार के रूप में, भ्रष्टाचारियों के रूप में इन नेताओं को के इमेज को स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं ये विक्टिम कार्ड महागठबंधन के नेता विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश में है। अब इन दोनों मामले में मुझे याद है कि जब रिश्वत कांड हुआ था, संसद रिश्वत कांड हुआ था नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, तो उस वक्त आदिवासियों के मन में एक भ्रष्टाचारी के रूप में उन सांसदों की इमेज बैठ गई थी और इसका भारी खामियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भुगतना पड़ा था। बाद के दिनों में चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई और इसके बाद फिर से वो बातें दफन हो गई। बहरहाल अब यह है कि अगर खुद को प्रताड़ित और केंद्रीय एजेंसियों की मनमानी के रूप में अगर महागठबंधन के नेता अगर ये बात उनके मतदाताओं के जहन में डाल देती है और उनका विश्वास हासिल कर लेती है, तो वोट का एक अच्छा रुझान जो है वो पलट जाएगा इनकी तरफ, यानी महागठबंधन की तरफ। लेकिन अगर भ्रष्टाचारी के रूप में स्थापित हो जाते हैं इनके नेता, महागठबंधन के नेता, तो इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में सबसे गर्म स्थल है गोड्डा। ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर 2 दिग्गज नेता आमने सामने हैं, बल्कि मॉनसून और तापमान के हिसाब से भी सबसे गर्म गोड्डा रहा है पिछले वर्ष से। 45 डिग्री से ज्यादा उसकी तापमान रही है। सोरेन जी, हमारी जीवन शैली में बड़ा महत्व रखता है गोड्डा। आपसे जानना चाहूंगा, हम लोगों ने चर्चा की, आपने भी जैसा चर्चा किया कि गोड्डा में 2 प्रमुख शहर हैं, एक गोड्डा और दूसरा देवघर, जिसे बाबा नगरी भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक मनोकामना लिंग के तौर पर बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले, ऐसे तो कई बड़े नेता आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी आए और बाबा पर जलार्पण कर आशीर्वाद लिया, पूरे देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। लेकिन बैजनाथ धाम जो एक मंदिर परिसर है, जो कॉरिडोर डेवलप किया जाना चाहिए, उसको लेकर की भी बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ठोस प्लान आता हुआ दिख नहीं रहा है। और वहाँ का ब्राह्मण समाज, पंडा समाज बहुत महत्व रखता है, राजनीतिक आधार पर भी बहुत महत्व रखता है। 4.5 लाख की आबादी है आपके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की लगभग, लेकिन उसके लिए कोई ठोस अभी तक प्लान उभर कर सामने आ नहीं पाया। क्या मानते हैं आप? हमेशा वहाँ के लोग ये डिमांड करते हैं और सांसद ने आश्वासन भी दिया था पिछले दिनों कि
बनारस यानी काशी विश्वनाथ के तर्ज पर वहाँ भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ना सिर्फ कॉरिडोर बनाया जाएगा बल्कि उस शहर में पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, जैसे कि हवाई मार्ग से जुड़ चुका है देवघर। एम्स वहाँ स्थापित हुए हैं, तो एम्स अभी आउटडोर ही फंक्शन कर रहा है। मरीजों की संख्या वहाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह की मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस तरीके से उस शहर की या उस इलाके की सुविधाएं नहीं बढ़ रही है। ये अलग बात है कि थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, थोड़ी जल्दबाजी कर दी गई एम्स को शुरू करने के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक था, तो इसलिए इसका क्रेडिट लेना भी बनता था। तो धीरे धीरे चीज़ें वहाँ ठीक हो रही है, लेकिन देवघर को की जो शोहरत है, जो पॉपुलैरिटी है धार्मिक तौर पर पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, उस हिसाब से देवघर के लोगों को या देवघर पहुंचने वाले लोगों को थोड़ी निराशा होती है। एक छोटा सा फ्लाईओवर बन रहा था वहाँ पर, लगभग 7-8 साल तो हो गए उसको बनते उस हुए, फ्लाईओवर जो को देवघर शहर में मतलब बाहर से आप इंटर कर रहे हैं तो देवघर शहर घुसने से पहले सत्संग चौक कहते हैं उसे। हाँ, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का बिल्कुल, जो और आश्रम है उसी के पास में। बिल्कुल। और अब वो फ्लाईओवर बनते हुए 7-8 साल हो गए, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। तो पाया। अगर इस रफ्तार से विकास होंगे तब तो मुश्किल है कि हम देवघर को बहुत विकसित शहर के रूप में देख पाएंगे। ठाकुर अनुचंद जी का आपने जिक्र किया, जब उनके कार्यक्रम होते हैं तो तकरीबन 5 से 10 लाख लोग वहाँ एक वक्त में आते, पूरे विश्व से आते। और लगभग वो श्रावण मास का ही महीना होता है, उसी के आसपास वहाँ महाजुटान होता है। बिल्कुल। और पूरी शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उसे किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, ये गोड्डा लोकसभा के जनप्रतिनिधि के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सुरेंद्र सोरेन जी, चलिए आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि आपने बहुत बारीक विश्लेषण किया वहाँ की गोड्डा संसदीय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और साथ में राजनीतिक तस्वीर भी उकेरने की कोशिश की। आपसे जानना चाहूँगा, दोनों उम्मीदवार से आप बेहद करीब रहे हैं, आपका गोड्डा घर भी रहा है। जानना चाहूँगा कि अगर समाचार प्लस की शो दावेदार में आपको गोड्डा संसदीय क्षेत्र का 2024 का दावेदार बताने को कहा जाए तो किसे और क्यों? दावेदार तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो दोनों का दावा बनता है। अब जनता को इन दावों में किनकी सच्चाई और किनके सहानुभूति, किनकी मोहब्बत मिलती है, ये डिपेंड करता है। निशिकांत दुबे चौथी बार चौका लगाने के लिए दावा पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी बार सांसद के रूप में प्रदीप यादव वहाँ चुनावी मैदान में हैं। दोनों के अपने कमज़ोर पक्ष हैं, मजबूत पक्ष भी हैं। अब इन दोनों के पक्ष में जनता किन्हें पसंद करेगी, क्योंकि ना सिर्फ सांसद के रूप में किए गए कार्य उनके काम आएंगे, बल्कि एक जातीय समीकरण गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का, वो भी दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने गणित में फिट बैठ रहा है। चलिए, जाहिर सी बात है मुकाबला दिलचस्प है, दावे भी 50-50 कहे जा सकते हैं। अब 1 जून को वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि वो आपका विशेषाधिकार है। और समाचार प्लस भी आपसे ये अपील करता है कि वोट डालने आप जरूर जाएं, और अगर विशेष कोई परिस्थिति ना हो तो अपने साथ अड़ोस पड़ोस को भी लेकर के जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का यह महापर्व 5 वर्ष के बाद फिर आपको और हमारे बीच में आएगा। इस शो में दावेदार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। नमस्कार।